अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 10वीं जमात का 7वां सबक जो है मुज़फ़्फ़र हनफ़ी से एक मुलाकात, इस सबक को इदारा बाल भारती ने तहरीर किया है। इस सबक में एक मुलाकात, एक मुसाहिबा, एक इंटरव्यू बच्चों की मालूमात के लिए दिया गया है। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम पहली बात देखते हैं। आप भी अपनी दरसी किताब 10वीं जमात की उसका सफ़ा नंबर 34 जो है वो सामने रखिए। हम लोग यहाँ स्क्रीन पर इस सबक से जुड़ी हुई तस्वीर, मालूमात वो भी देखते जाएंगे और सबक को समझते जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, पहली बात में यहाँ पर दिया गया है कि इंटरव्यू, मुलाकात किसे कहते हैं और कितने किस्म की होती है। तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि इंटरव्यू मुलाजिमत के लिए, जब कोई शख्स मुलाजिमत की नौकरी की तलाश में होता है तो उस वक्त उसे इंटरव्यू देना पड़ता है और अपनी काबिलियत का वहाँ पर मुज़ाहिरा करना होता है। वो अपनी असनाद पेश करता है, उससे सवालात पूछे जाते हैं और उसकी ज़हनी सलाहियत का भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि आया वो शख्स इस ओहदे के लिए इस ओहदे के लायक व फायज़ है कि नहीं। तो आइए, उसके अलावा इंटरव्यू में यहाँ पहली बात में ये बताया गया है कि इंटरव्यू की एक और किस्म होती है कि किसी मशहूर सियासी, समाजी, अदबी, इल्मी जो शख्सियत है तो उसका तारुफ अपने नाजरीन, कारईन और पढ़ने वालों के लिए, तलबा व तालिबात के लिए उनकी शख्सियत के जो खुशगवार पहलू हैं, जो अच्छे कारनामे हैं, उनको पेश किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी ही एक शख्सियत जो कि अदीबुल अतफ़ाल हैं और एक शायर हैं, एक मुसन्निफ़ हैं, और मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब, उनके ताल्लुक़ से ये इंटरव्यू दिया गया है। अज़ीज़ तलबा, जान पहचान वाला जो हिस्सा दिया गया है वो देखते हैं कि मोहम्मद अबुल मुज़फ़्फ़र हनफ़ी 1 अप्रैल सन 1936 ईस्वी को खंडवा, मध्य प्रदेश, इस रियासत का एक शहर है, इलाका है, वहाँ पर पैदा हुए, विलादत हुई उनकी। उन्होंने उर्दू में MA और PhD की डिग्रियाँ हासिल की और आगे वकालत की जो डिग्री होती है LLB भी, वो भी, इस कोर्स को भी मुकम्मल किया। और एक ख़ास बात यहाँ दी गई है कि मशहूर ज़माना शायर शाद आरफ़ी के ये आखिरी शागिर्द हैं मुज़फ़्फ़र हनफ़ी। 1976 ईस्वी में उनका तकर्रुर दिल्ली की मशहूर जो हमारा अदारा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वहाँ पर, वहाँ के शोबे उर्दू में उनका तकर्रुर हुआ और फिर सन ईस्वी 1989 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक मशहूर ओहदा जिसे इकबाल चेयर कहा जाता था, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के नाम पर, वहाँ पर और शोबे उर्दू में सबसे अहम ओहदा इकबाल चेयर के नाम पर वो शुरू किया गया, जो कि दरअसल उर्दू के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़, उनकी ख्वाहिश पर शुरू किया गया था। लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से बैरून मुल्क को चले गए और बाद में मुज़फ़्फ़र हनफ़ी, उनको इसका एज़ाज़ मिला कि वो इकबाल चेयर प्रोफेसर रहे और सदर शोबे उर्दू मुकर्रर हुए। सन 2001 ईस्वी में वो वहाँ से बहुस्न खूबी सुबकदोश हुए और उसके बाद उन्होंने अदब की तख्लीक जो उसमें मसरूफ़ रहे। अब बच्चों, हम इससे पहले की वीडियोस में देख चुके हैं कि जो उर्दू अदब होता है वो नस्र और नज़्म, इन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। और इसमें इस सबक, ये जो सबक है, ये जो इंटरव्यू है, जो मुसाहिबा है, इसमें ख़ास तौर से इसमें बच्चों का जो अदब है उसका ज़िक्र और तज़किरा किया गया है। जैसे हम लोग आगे सबक पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं। अज़ीज़ तलबा, 80 से ज़्यादा किताबें मुज़फ़्फ़र हनफ़ी जो हैं उनके मुसन्निफ़, मुरत्तिब और मुतरज्जिम रहे और उसके बाद उर्दू की मुख्तलिफ़ जो असनाफ़ हैं उसमें उन्होंने तबाज़माई की, यानी उसमें उन्होंने लिखे और उन्हें कई अकेडमियों की जानिब से और अदारों की जानिब से मुख्तलिफ़ एज़ाज़ात से नवाजा जा चुका, इनामात मिल चुके हैं। आगे उनकी कुछ यहाँ किताबों के तसानीफ़ के नाम दिए गए हैं। अगर आप देखें कि पानी की ज़ुबान, तीखी गज़लें और खुल जा सिमसिम
और तिलिस्म शख्सियात और नक़्द। आगे अगर आप देखें तो नक़्द रेज़े है, तनकीदी अबाद है, और उसके बाद शाद आरफ़ी, शख्सियत और फ़न। इस तरह से उनकी चंद अहम किताबें हैं। अब यहाँ अगर आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 132 देखें तो वहाँ पर इजाफ़ी मालूमात के तौर पर आपको वहाँ पर इंटरव्यू और किसे कहते हैं, कितने किस्मों का होता है, वहाँ 2 सफ़ात पर आपको बहुत मुफीद मालूमात दी गई है। और वहाँ एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू पेश किया गया है। इंटरव्यू को उर्दू में मुसाहिबा कहते हैं। आइए हम लोग ये जो सबक है इसकी बुलंद ख्वानी करते हैं, सबक शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें क्योंकि इंटरव्यू 2 शख्सियात की आपस की गुफ्तगू और बातचीत होती है, तो उसमें जो मुलाकाती होता है वो मुलाकात के लिए जाता है उस शख्सियत के पास, और उनके जो ज़िंदगी है, जो उनके कारनामे हैं, तो उसके ताल्लुक़ से सवालनामे के ज़रिए, सवालात के ज़रिए जानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मुलाकाती अपना सवाल पूछ रहा है और उसके बाद मुज़फ़्फ़र हनफ़ी अपनी हयात और कारनामों के ताल्लुक़ से मालूमात और जवाबात दे रहे हैं। तो पहला यहाँ पर जो सवाल उनसे पूछा गया मुलाकाती के ज़रिए कि अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के हालात से मुताल्लिक़ कुछ बताएं, तो उसका जवाब मुज़फ़्फ़र हनफ़ी देते हैं कि मेरा बचपन, लड़कपन और जवानी सभी गुर्बत व इफ़लास और समाजी बेइंसाफ़ियों का मुकाबला करते हुए गुज़रे हैं। मुख्तसरन अर्ज़ है कि मेरा प्राइमरी और मिडल स्कूल का जो ज़माना है वो इंतहाई उसरत में बसर हुआ, यानी गुर्बत में बसर हुआ, और माशी तंगी थी। और उनके वालिद साहब खंडवा जो मध्य प्रदेश का जो शहर है वहाँ पर प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, और वालिदा 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ अपने बुज़ुर्गों के वतन, आबाई वतन हसवा, फ़तेहपुर, उत्तर प्रदेश में रहने पर मुसिर थी। यानी वालिदा का इसरार था कि वो उत्तर प्रदेश में अपने आबाई घर में रहना चाहती थी, और इनके वालिद साहब की जो मुलाजमत थी वो मध्य प्रदेश रियासत में खंडवा शहर में थी। और वालिद साहब उनके वो आगे बताते हैं कि खंडवा से 10 रुपए का मनी ऑर्डर हर महीने भेजा करते थे। ये आज के ज़माने में मनी ऑर्डर जो है वो अब राइज नहीं है, लेकिन पहले जो मुलाजमत के लिए दीगर रियासतों में, यानी बैरून शहर और दीगर रियासतों में जो घर के मर्द हजरात जाते थे, तो वहाँ से कुछ रुपए अपने घर वालों को बचत करके घर वालों को मनी ऑर्डर के ज़रिए भेजते थे, और फिर डाकिया घर आता था और वो पैसे दस्तखत लेकर घर वालों को देता था। तो बच्चों, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी ने यहाँ बताया कि 10 रुपए का हर महीने मनी ऑर्डर आता था, जिसमें हम 5 नफ़र यानी 5 लोग घर के महीने भर तंगी तुर्शी में बसर करते थे, यानी कि मुश्किल से गुजारा होता था। इस इफ़लास यानी गुर्बत के ज़माने में मिडल स्कूल के इम्तिहान में बोर्ड के 25 मुमताज़ तलबा की फ़हरिस्तों में मेरा नाम भी तीसरे मकाम पर था। यानी कि यहाँ अज़ीज़ तलबा हमारे लिए यहाँ सीखने वाली बात यह है कि किस तरह मुसन्निफ़ जिनका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जा रहा है मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब, तो उन्होंने ऐसे हालात में भी जिद्दोजहद की और हार नहीं मानी और अपने पूरी तवज्जो अपनी तालीमी ज़िंदगी पर लगाई और 25 मुमताज़ तलबा में तीसरे मुकाम पर रहे। उस दौरान वालिद साहब जो हैं तो वो अपनी मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए, रिटायर हो गए। और आगे मुज़फ़्फ़र हनफ़ी कहते हैं कि मैं 1952 ईस्वी में कानपुर चला गया, जहाँ बहुत तकलीफ़ें झेल कर और वो 2 बरस वहाँ पर मुलाजमत की तलाश में भटकने और नाकाम रहने के बाद भोपाल में मिडल स्कूल टीचर की उन्हें मुलाजमत मिली। बच्चों, ये जो शहरों के नाम आ रहे हैं तो वो आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देखते जाइए कि भोपाल जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में खंडवा कहाँ पर है, और फ़तेहपुर का जिक्र आया है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि भोपाल में उन्हें मिडल स्कूल टीचर की मुलाजमत मिली और उनका जो तकर्रुर है, यानी कि उन्हें जो
जिस इलाके में उनको अपॉइंटमेंट करके भेजा गया वो दूर दराज के जंगली और दलदली इलाके में हुआ। और वहाँ पर मुतासुब यानी कि और तंग नज़र अपने किसी बात की बुनियाद पर, ज़बान, रंग, नस्ल की बुनियाद पर किसी की जानिबदारी करना बच्चों ये तासुब कहलाता है। तो और तंग नज़र यानी कि जो सब के साथ इंसाफ से काम ना ले। तो ऐसे अफसरों की ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाजन 3 बरस बाद मुज़फ़्फ़र हनफी ने इस्तीफ़ा दे दिया और वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक वो कहते हैं कि मैंने दोबारा मुलाजमत की, फिर मेरी शादी हो गई और 14 बरस तक महकमा जंगलात, ये जो मुलाजमत होती है ये बहुत दुश्वार होती है क्योंकि जंगलात का इलाका होता है। और इस तलबा हम लोग यहाँ आइए सबक तो हम लोग बुलंद ख्वानी कर रहे हैं। तो इस दौरान ये जो हमारी शख्सियत है मुज़फ़्फ़र हनफी, तो वो कौन हैं, कैसे हैं, तो उस ताल्लुक़ से कई साल पहले हमारा जो कौमी चैनल है दूरदर्शन, तो दूरदर्शन उर्दू यानी डीडी उर्दू पर यादें इस नाम के प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू लिया गया था। तो हम एक वीडियो यहाँ पर थोड़ी सी देखते हैं कि अस्ल में मुज़फ़्फ़र हनफी का यहाँ पर अस्ल इंटरव्यू इस वीडियो में नज़र आ रहा है। तक मैंने तालीम वहीं पाई, थोड़ा ही देखेंगे तो दोनों जगहों का जो माहौल था वो इस जुरत इजहार को और बेबाकी को फरोग देने वाला था। दूसरे लिसानी एतबार से भी दिलचस्प मामला है कि खंडवा में निमाड़ी ज़बान इस्तेमाल होती है, मेरे को ये कर दिया, तेरे को ये वो हो जाएगा वगैरह वगैरह, और हसवा फतेहपुर वगैरह में तुमका हमका चल रहा था। तो ये लिसानी एतबार से ही इसमें जो तजाद था उसे पुर करने में और पुल बनाने में जो जहनी काविश बचपन से करनी पड़ी, उसकी वजह से गालिबन। तो अजीज़ तलबा, इस तरह हमने एक छोटी सी क्लिप देखी जिसमें शायर मुसन्निफ मुज़फ़्फ़र हनफी जिनका इंटरव्यू यहाँ दिया गया है, जो शख्सियत है, जो बच्चों के जो अदीब हैं उनको आपने देखा अभी। तो वो आगे कहते हैं कि 14 बरस तक महकमा जंगलात में उन्होंने बतौर एक कलर को रहकर और साथ में पढ़ाई भी की, MA और LLB और PhD की डिग्रियां हासिल की मुलाजमत करते हुए, और कलील तनख्वाह में वालिदैन और बहनों की किफ़ालत, यानी कि तनख्वाह कम थी और वो पैसे पसंदाज किया करते थे, बचत किया करते थे, अपना भी गुजारा करते थे, तालीम भी हासिल करते थे। और अगर आप ये इंटरव्यू देखें तो आपको पता हो, वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वो शाम तक अपनी मुलाजमत करते और उसके बाद एक तवील सफ़र तय करके वो आगे जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते। और ये जो डिग्रियां अभी आपने देखी तो ये कोर्सेज भी उन्होंने मुकम्मल किए और कलील तनख्वाह में वालिदैन और बहनों की किफ़ालत के साथ अपने बीवी बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें खासे पापड़ बेलने पड़े, यानी खासी मुशक्क़त करनी पड़ी। यहाँ एक मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है, पापड़ बेलना, तो इसे भी आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब अगला सवाल जो मुलाकाती कर रहे हैं आप किताब में देखिए, अभी हम सफ़ा नंबर 35 के ऊपर पहले पैराग्राफ में देख रहे हैं कि आपने रिसाइल के लिए कब लिखना शुरू किया और आपकी इब्तिदाई तख्लीकात कहाँ शाये हुई, कहाँ छपी। तो यहाँ पर रिसाइल, रिसाले की जमा, रिसाला मैगज़ीन होता है बच्चों, जो हर 15 दिन या महीने में जो किताबें निकलती हैं। जैसे आज मुझे उम्मीद है आप लोग बच्चों की दुनिया, उमंग और इस तरह के जो रिसाले हैं उसका मुताला ज़रूर करते होंगे, तो आप रिसाइल से वाकिफ़ हैं। तो जब इनसे पूछा गया तो आपकी इब्तिदाई तख्लीकात कहाँ शाये हुई, तख्लीकात यानी इनकी लिखी हुई कहानियाँ और नज़में कौन से रिसालों में शाये हुई, छपी, ये सवाल पूछा गया है। तो उसका जवाब मुज़फ़्फ़र हनफी क्या देते हैं आप भी किताब में देखिए कि कहानियाँ और दास्तानें, दास्तान तवील कहानी होती है, तो पढ़ने का मेरा शौक़ बचपन लड़कपन ही से जुनून की हद तक पहुँच गया था। अब बच्चों, एक शौक़ होता है, एक जुनून होता है कि जब इंसान को बिल्कुल किसी चीज़ में वो मुनहमिक हो जाए, मशगूल हो जाए, इतना मसरूफ़ हो जाए कि उसे खाने की और दीगर मसरूफियात की भी फुर्सत न रहे, तो इस हद तक जो शौक़ होता है वो जुनून की हद तक चला जाता है। तो मुसन्निफ़ कहते हैं कि उन्हें मुताले का बहुत शौक़ था। 13 बरस की उम्र में
ऐन इम्तिहान यानी बिल्कुल इम्तिहानात के ज़माने में वालिद मरहूम ने यानी उनके वालिद साहब ने उन्हें मशहूर ज़माना दास्तान, जिसके बारे में आगे इस सबक के बाद इजाफी मुताले में दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, तिलिस्म होश रुबा यानी कि होश उड़ा देने वाला जो जादू है, ऐसी जादुई कहानियाँ और ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात इस किताब में दर्ज हैं। तो उस किताब की उर्दू और एक 13 साल का बच्चा, तो वालिद साहब ने उन्हें उस किताब को पढ़ते हुए, और वो भी ऐन इम्तिहानात के ज़माने में, क्योंकि इम्तिहानात के ज़माने में इंसान ज़िमनी मुतालिया और कहानियों और दीगर किताबों का मुतालिया ना करते हुए अपनी जो निसाबी किताबें हैं, दरसी किताबें हैं, उस पर ही इंसान तवज्जो देता है, फोकस करता है। तो उन्हें पकड़ लिया और खासी सरजनिश की, यानी कि डांट डपट भी हुई, और उसके बाद वालिद साहब की उन्हें डांट सुननी पड़ी। और ये वालिद साहब ने उनसे ये भी कहा कि अगर तुम्हें मुताले का ऐसा ही शौक़ है तो अभी तालीम हासिल करो और पढ़ लिख कर इस लायक, इस काबिल बनो कि तुम्हारी लिखी हुई, तहरीर की हुई जो किताबें, कहानियाँ हैं, वो दूसरे लोग पढ़ें। ये जुमला, ये तारीखी जुमला उनके वालिद साहब ने उनसे कहा था। तो कहते हैं कि चुनांचा उसी वक्त से चल मेरे खामे बिस्मिल्लाह, यानी कि उन्होंने कलम थाम ली और उसके बाद लिखने की, अल्लाह का नाम लेकर लिखने की शुरुआत कर दी। और उसके बाद दिल्ली से बच्चों का रिसाला, जिसका नाम यहाँ दिया गया है खिलौना, तो खिलौना वो नया नया जारी हुआ था। तो बच्चों के लिए मेरे तहरीर करदा लतीफ़े, कहानियाँ, नज़में उसी पर्चे में यानी उसी रिसाले में छपी, शाये हुई। और उसके बाद फिर एक नया एक रिसाले का नाम और दिया गया है बच्चों, फुलवारी। तो वो, और जो फुलवारी था वो भी दिल्ली से शाये होता था। और उसके बाद उसमें टॉफ़ी, कलियाँ, और जो लखनऊ से, और उसके बाद एक दोस्त, तो ये रिसाला जो कराची से शाये होता था। और हिंदो पाक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दूसरे बच्चों के जो मैगज़ीन है, रिसाले हैं, तो उनके लिए मुज़फ़्फ़र हनफी कहते हैं कि मैंने खूब लिखा, यानी कि बहुत सारी उन्होंने कहानियाँ लिखी, नज़में लिखी। और आगे वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मुकाम शुक्र है कि हुकूमत हिंद यानी हिंदुस्तान की हुकूमत की मतबूआ यानी छपी हुई, शाये की गई दरसी किताबें जो है, तो वहाँ से लेकर, यानी कि अभी भी आप लोग 10वीं जमात की दरसी किताब में उनका एक मुसाहिबा, एक इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह हुकूमत हिंदों की छपी हुई दरसी किताबों से लेकर दीगर कई रियासतों की दरसी किताबों में मेरी तख्लीक़ात शाये हुई, शामिल की गई। यानी इनकी भी तख्लीक़ात, यानी इनकी कहानी और इनके नज़्मों, इनके असबाग, इनके मज़ामीन को बच्चों के लिए निसाब में भी शामिल किया जाता था। मैं अब भी बच्चों के लिए नज़में वग़ैरह लिखता रहता हूँ। तो इस तरह बच्चों इस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। अज़ीज़ तलबा, मुलाकाती ने जो अगला सवाल यहाँ पर पूछा है कि बच्चों के अदब में कौन सी खुसूसियात ज़रूरी हैं, तो इसका जवाब अदीब मुज़फ़्फ़र हनफी क्या देते हैं, वो आप भी किताबों में देख रहे हैं, हम लोग भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि हम अपने बच्चों को, कहते हैं कि हम अपने बच्चों को जादूगरों, परियों और आसेबों की कहानियाँ बहुत सुना चुके। आज के बच्चों में भी कुछ यकीनन ऐसे होंगे जिन्हें जादुई कहानियाँ पसंद होंगी। हिंदुस्तान की तकरीबन हर ज़बान में ऐसी तख्लीक़ात पहले से मौजूद हैं, मुज़फ़्फ़र हनफी कहते हैं। यानी ऐसी कहानियाँ जिसमें जिनों का और देव और उसके बाद परियों का जो ज़िक्र है, तो मुज़फ़्फ़र हनफी उसके ताल्लुक़ से ही बात कर रहे हैं। आज बच्चों का अदब तख्लीक़ करने वालों को अपने मौज़ूआत यानी अपने उन्वानात, यानी जिन उन्वानात पर वो कहानियाँ लिखने वाले हैं, तो अपने आस पास की जो समाजी ज़िंदगी है उसके मुख्तलिफ़ गोशों से मुंतखब करने होंगे, ऐसा इनका मशवरा है बच्चों के अदीबों को जो आज के ज़माने के लिख रहे हैं। क्योंकि ज़माना बदल चुका है, ये नया टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का ज़माना है, और आज की ज़रूरियात और कदीम ज़माने की जो बच्चों की जो दिलचस्पी थी, वो आज के बच्चों की दिलचस्पी, दोनों में बहुत फ़र्क आ चुका है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जिनमें मेरे बयान करदा मसाइल या उनसे मिलते जुलते हज़ारों दूसरे मसाइल शामिल हैं। यानी मुज़फ़्फ़र हनफी ने भी आज के ज़माने के समाजी जो मसाइल हैं
उनको ही अपनी कहानियों में और नसीहत आमोज कहानियों का मौजू बनाया। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि मौजूदा हिंदुस्तान का बच्चा जो पिछली सदी, पिछले जो 100 साल गुजरे हैं, तो वहाँ पिछली सदी के बच्चों से कहीं ज़्यादा ज़हीन और बाशऊर यानी समझदार है। और वो महज यानी सिर्फ कोह काफ। अब बच्चों, कोह काफ क्या है? तो ईरान और रूस के दरमियान बर्फपोश पहाड़ियों वाला एक ऐसा इलाका है। कदीम ज़माने से ही ऐसा ख्याल किया जाता है, असलों में ऐसा नहीं है, कि यही परिस्तान है, यहीं परियां रहती हैं, यहीं जिन रहते हैं। तस्वीर में आप उस इलाके को देख सकते हैं। तो मुजफ्फर हनफी कहते हैं कि आज के बच्चे महज कोह काफ और तिलिस्माती यानी जादुई कहानियों ही से दिलचस्पी रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो आगे मुलाकाती एक सवाल करते हैं कि अगर ऐसा है तो आपके ख्याल में आजकल के बच्चों के लिए किस किस्म के मौज़ूआत यानी उन्वानात पर बच्चों का अदब यानी बच्चों की कहानियाँ या नज़में लिखी जानी चाहिए? ऐसा सवाल उन्होंने किया। तो अब मुजफ्फर हनफी जवाब देते हैं कि गुज़िश्ता यानी पिछले बरसों, गुज़िश्ता सालों में राकेश शर्मा हैं, तो उनकी खिलाई मुहिम, जो खिलाबाज हैं वो आप जानते हैं, जो राकेश शर्मा है, और उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। तो ये हमारे हिंदुस्तान के खिलाबाज हैं। तो उनकी मुहिम में बच्चों ने गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा किया। यानी बच्चों को साइंसी मुहिम जो ही भी बड़ी पसंद आ रही है आज के बच्चों को। तो वही मेरे ख्याल का मुंह बोलता जवाब है। यानी कि वो कहते हैं कि मैं भी इसी बात से मुत्तफिक हूँ कि आज के जो बच्चे हैं वो मस्नुई सैयारों यानी सैटेलाइट, तस्वीर आप देखते जाइए, और उसके बाद रोबोट, कंप्यूटर और पनडब्बियों यानी कि जो सबमरीन जो रहती है, जो मतलब पानी ज़ेर आब पानी के अंदर जो कश्तियाँ चलती हैं, तो बच्चों की दिलचस्पी होती है इन उन्वानात पर। तो इनको बच्चे वही दर्जा देते हैं जो कल यानी इससे पहले माजी में देवों, जो ऐसा कहाँ परियों को हासिल था। यानी कि एक बहुत बड़े कद का कोई जिन देव कहानी में आता था, पहाड़ के पीछे से निकल कर आता था, और उसके बाद कहानी का जो एक मरकज़ी किरदार होता था वो उससे मुकाबला करता था। तो पहले के बच्चों को इस तरह की कहानियाँ पसंद आती थी, लेकिन आज के बच्चों को मुहिम जूही वाली कहानियाँ पसंद है, ऐसा मुजफ्फर हनफी यहाँ कह रहे हैं। आज के बच्चे का कोह काफ खला है, स्पेस, यानी कि जो सैटेलाइट और उसके बाद रॉकेट वगैरह जो खला में भेजे जा रहे हैं, तो ये बच्चों को इन बातों में ज़्यादा दिलचस्पी है आज के बच्चों को। और आज के बच्चों का जो परिस्तान है वो अंटार्कटिका है, जो कि बर्फ़पोश हमारा 7वां बर-ए-आज़म जो कुतुब जुनूबी में है, जोग्राफिया में आपने पढ़ा है, जहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो बच्चों को ऐसे उन इलाकों से दिलचस्पी है कि कैसा होता होगा वो बर्फ़पोश इलाका, कैसे वहाँ के लोग 6 महीना दिन और रात। दरअसल लोग वहाँ पर भी कई मुहिम जू पहुँचे, और उन्होंने जब वहाँ के अहवाल लिखे, तो आज के बच्चों को उन बातों में दिलचस्पी है। और कोई भी मौजू हो, मुजफ्फर हनफी कहते हैं, ख्वाह वो समाजी बुराइयों, हमारा बर्ताव और सलीका, अलबत्ता मकसदी कहानियाँ लिखते हुए, यानी वो समाजी बुराइयों से ताल्लुक़ रखता हो या कोह पैमाई से, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना और साइंसी मुहिम हो या जंगजूई हो। उसके बाद पहले फ़ज़ाई जंगें नहीं हुआ करती थी, आज हवाई जहाज़ों के ज़रिए एक नया ज़माना है। तो जो जंग होती है उसमें बच्चों की दिलचस्पी है, और बज़ाते खुद दिलचस्प नहीं हुआ करता, उसको दिलचस्प बनाया जाता है, इस तरह वो कहना चाहते हैं। इसे दिलचस्प बनाना पड़ता है। और यहाँ पर पिन दो नसीहत,
यानी बच्चों को जो दर्स दिया जाता है, लेकिन हमारा बर्ताव और सलीका, अलबत्ता मकसदी कहानियाँ लिखते हुए, यानी ऐसी कहानियाँ जिसका कोई मकसद हो, जिसके पीछे हम बच्चों को कोई नसीहत देना चाहते हैं, तो इस नुक्ते को हमें ज़रूर मलहूज़ रखना होगा, यानी ध्यान में रखना होगा कि बच्चे को बराह रास्त यानी सीधे अखलाकियात और पिंदो नसीहत का दर्स बच्चे सुनना पसंद नहीं करते। जैसे कहानियों में अगर उन्हें, बल्कि ये कड़वी गोलियाँ, यानी बच्चों को अच्छी बातों की तरफ मायल करना, रागिब करना, तो स्कूल और घर में स्कूल में असातिज़ा के ज़रिए, घर में बुज़ुर्ग बड़ों के ज़रिए उन्हें घर में काफ़ी ये गोलियाँ खिलाई जाती हैं। यानी गोलियाँ खिलाने से मुराद उन्हें हिदायत दी जाती है कि बच्चों ऐसी अच्छी आदतें अपनाओ, इस तरह से करो। तो बच्चे जब कहानियों की किताब पढ़ते हैं, उन्हें उसमें भी अगर उन्हें वही नसीहत आमोज़ बातें, वही बातें अगर मिलती हैं तो वो उकता जाएंगे। तो इस तरह कहानियों की किताबों और रिसालों का सहारा बच्चे किस लिए लेते हैं? तफरीह की गर्ज़ों से लेते हैं। यानी उन्हें कुछ दिलचस्पी चाहिए और वो कुछ बदलाव चाहते हैं, तो इस मकसद से वो कहानियों की किताबें पढ़ते हैं, तफरीह के लिए, लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए। चुनांचा हमारे जो फ़नकार हैं यानी जो कहानियाँ वगैरह लिखते हैं, जो अदीब हैं, तो उनको अपने मकासिद, यानी बच्चों को अगर हम अच्छी बातों का, नेक आदतों का, अखलाकियात का दर्स देना चाहते हैं, तो अपने मकासिद हैं तो उन्हें शहद और शक्कर में लपेट कर पेश करने होंगे। यानी दिलचस्प कहानी उनकी दिलचस्पी के मौजू के साथ लिखी जाए और आखिर में इस तरह उसका दर्स या नसीहत निकले कि बच्चे जो हैं वो नसीहत भी हासिल करें और उन्हें दिलचस्पी भी मिल जाए। तो वो कहते हैं कि मुझे 100% यकीन है कि ऐसी मकसदी कहानियाँ और अदब जिनमें बच्चों की दिलचस्पी का वाफर, यानी कि अच्छा खासा ज़्यादा सामान मौजूद होगा और वाज़े नसीहतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कारगर यानी कारआमद बच्चों के लिए मुफीद साबित होंगे। और इन्हीं के वतन से, यानी कि इन्हीं ऐसी ही कहानियों के मरकज़ से, पेट से शायर कहना, ये मुसन्निफ़ मुज़फ़्फ़र हनफ़ी कहना चाहते हैं कि साफ़ सुथरा, पुरसुकून और तरक्की याफ्ता रोशन हिंदुस्तान बरामद होगा, क्योंकि आज के हमारे जो बच्चे हैं वो कल के मुस्तकबिल के शहरी हैं और मुल्क के मेमार हैं, आगे चलकर ज़िम्मेदार शहरी बनने वाले हैं। अब अगला सवाल यहाँ बच्चों पूछा गया है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में बच्चों के अदब की फ़नी और तदरीसी सूरत हाल क्या है? यानी कि किस तरह का दर्स दिया जाता है, तदरीसी सूरत हाल जो है बच्चों का अदब। तो इसमें एक मशहूर अदीब मुज़फ़्फ़र हनफ़ी से मुलाकाती ने ये सवाल पूछा है कि दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, अब बच्चों आप लोग वाकिफ़ हैं कि अमेरिका और यूरोप के जो ममालिक हैं, इंग्लिस्तान है, फ़्रांस है, इटली है, जर्मनी है, ये सब तरक्की याफ्ता ममालिक में इनका शुमार होता है। तो वहाँ पर जो अदब है, तो मुज़फ़्फ़र हनफ़ी जवाब देते हैं कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत सी ज़बानें राइज हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। आप भी जानते हैं कि फ़्रांस में फ़्रांसीसी ज़बान होती है और इसी तरह जो मुल्क रूस है वहाँ रशियन जो रूसी ज़बान होती है। तो हर मुल्क की अपनी एक ज़बान है। तो वो कहते हैं कि मैं उनसे वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं नहीं जानता, लेकिन अलबत्ता अंग्रेज़ी से याद अल्लाह है, यानी अंग्रेज़ी से अच्छी खासी उनकी वाकफ़ियत है। तो अंग्रेज़ी ज़बान में अदब अतफ़ाल का इंतहाई उम्दा और मेयारी ज़ख़ीरा मौजूद है। तो वो कहते हैं कि जो पेशकश, यानी कि जो उसको प्रेजेंटेशन है, जो उसको जिस अंदाज से पेश किया गया है, के लिहाज से भी बहुत दिलकश है। यानी कि अंग्रेज़ी अदब की वो तारीफ़ कर रहे हैं कि वहाँ पर बच्चों के लिए अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है। और अगला जो सवाल पूछा गया है उनसे कि हमारे नामवर अदीबों और शायरों ने जो बच्चों का अदब तख्लीक किया, यानी बच्चों के लिए कहानियाँ और जो नज़में लिखी, जो किया था, तो आज हमारे मशहूर कलमकार
यानी कि आज के जो अदीब हैं बच्चों के, आज जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, तो वो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते, ऐसा सवाल पूछा गया। तो मुज़फ़्फ़र हनफी कहते हैं कि कोई ऐसा शायर नहीं है, नहीं जिसने बच्चों के लिए अदब तख्लीक ना किया हो। वो आगे मशहूर शोरा के नाम तस्करे करते हैं, जैसे कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि उनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब उर्दू के सबसे बड़े शायर, तो उन्होंने तो बच्चों के लिए कादिर नामा, वो ये जो बच्चों की जो मिर्ज़ा गालिब की एक नज़मों की जो तख्लीक है किताब है, तो वो भी लिखा है। इसके बाद वो कहते हैं कि इकबाल को ले लीजिए, यानी अल्लामा इकबाल को। तो अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए कितनी अच्छी नज़में लिखी हैं। तो बच्चों, यहाँ जो अल्लामा इकबाल की बच्चों की नज़मों का ज़िक्र आया है, तो आपको बताता चलूँ कि बांग दरा अल्लामा इकबाल की उर्दू में बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन नज़मों की जो किताब है, ऐसी उम्मीद है आपने ज़रूर मुतालिया किया होगा, जिसमें अगर आप देखें तो लब पे आती है दुआ और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, शिकवा जवाब शिकवा, और इस तरह से बहुत दिलचस्प वो किताब जो नज़में हैं इस किताब में हैं। इस किताब को भी आप ख़रीद कर ज़रूर पढ़ें। बांग दरा ये याद रखें, यहाँ आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब वो मुज़फ़्फ़र हनफी कहते हैं कि आगे चले तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, इकबाल शेर के वक्त मैंने ज़िक्र किया था, उर्दू के बहुत बड़े शायर, तरक्की पसंद शायर फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, और उसके बाद कृष्ण चंद्र, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस्मत चुगताई, और फिर हफीज़ जालंधरी, अहमद नदीम कासमी, ये सब शख्सियात देखिए आप यहाँ स्क्रीन पर आप वाकिफ़ हो जाएं उनसे, और मिर्ज़ा अदीब, और उसके बाद कुरतुल ऐन हैदर। तो इनके नाम मुझे याद आ रहे हैं, उनके जो दूसरे कारनामे हैं, तो उनकी जानिब लोगों ने खूब तवज्जो की, लेकिन अदब अतफ़ाल को अपनी बुनियाद बनाने वाले उदबा और शोरा जो हैं, तो उनको इस लायक नहीं समझा गया कि उन पर कुछ लिखा जाए। यानी मुज़फ़्फ़र हनफी ने यहाँ बहुत गहरी बात कही है कि मशहूर शोरा ने बच्चों के लिए ज़रूर नज़में लिखी, लेकिन उनके कलाम के उस पहलू को सामने नहीं लाया गया। एक किस्म की शिकायत भी उन्होंने की है। अदब अतफ़ाल की जानिब नए लिखने वाले इसलिए भी कम माइल होते हैं, यानी कम तवज्जो देते हैं कि उन्हें वहाँ से कुछ हासिल नहीं होता, यानी बच्चों के मुशायरे नहीं होते, बच्चों की किताबों, बच्चों के अदब पर माली मुनफ़ियत नहीं हासिल होती, फ़ायदा नहीं हासिल होता, इसलिए बहुत कम लोग बच्चों के लिए लिखते हैं। अब मुलाकाती आगे कहते हैं, बड़ा ही अहम सवाल है बच्चों, आप देखिए हम लोग सफ़ा नंबर 36 पर देख रहे हैं कि बच्चों के गैर लिसानी अदब, मसलन कार्टून, वीडियोज़, एनिमेशन, फिल्में जो होती हैं, तो वगैरह की तालीमी अहमियत क्या है, ये बच्चों की किरदार साजी में किस हद तक मुफीद है, यानी फ़ायदेमंद है, ऐसा सवाल पूछा गया। तो बच्चों, आज के कोरोना की जो सूरत हाल है और जो लॉकडाउन का ये जो दौर गुज़र रहा है, तो इसमें आप लोगों ने भी देखा कि डिजिटल जो नया ज़माना है, इसमें आपको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुल्कों में कहना चाहिए कि पूरी आलम में आज असातिज़ा ये जो नया जो तर्ज़ तरीक़ा है, वीडियोस के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, कितने सारे असातिज़ा बड़ी मेहनत से आप तलबा और तालिबात के लिए वीडियोस और दीगर ज़राए से और समई व बसरी वसाइल के ज़रिए आपको तालीम का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं स्कूलें बंद हैं, लेकिन तालीमी सिलसिला जारी है। तो यहाँ वही सवाल पूछा गया है कि ये तालीम में किस हद तक ज़रूरी है। तो मुज़फ़्फ़र हनफी ने जवाब दिया कि बेशक तदरीसी काम में ये सब ज़राए बहुत मददगार हैं, मुआविन हैं, अलबत्ता किरदार साजी के साथ, यानी कि इंसान का जो किरदार होता है तो ये बड़ी अहमियत रखता है, उसका सलूक, उसका बर्ताव, उसके अंदर की अच्छी अच्छी आदतें, ये चीज़ें बाज़ मनफी असरात यानी कि बुरे असरात भी पैदा करती हैं। जैसे बच्चे अक्सर
कॉमिक्स यानी जो कार्टूनी किताबें कहानियाँ होती हैं उसके बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं और इतनी आदत लगा लेते हैं कि वो अपनी पढ़ने लिखने का उन्हें वक्त तो नहीं मिलता और उनकी जो सेहत है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए उनके देखने या पढ़ने में तवाज़ुन ज़रूरी है, यानी एक मनसूबाबंदी हो कि इंसान कुछ वक्त तो टेलीविज़न देख रहा है, कुछ वक्त तो कहानियाँ पढ़ रहा है, तो स्कूल का और दीनी तालीम का जो उसका अपना जो सबक है उसको भी वो बराबर उतना ही वक्त तो दे और मनसूबाबंदी करे। ये इस तरह का तवाज़ुन चाहिए। अब अगला सवाल है यहाँ पर पूछा गया है कि टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन जो हैं वगैरह सिर्फ अदब के लिए, यानी यहाँ सवाल पूछा गया है कि अदब के लिए एक चैलेंज तस्वुर किया जा रहा है। यानी ये जो नया ज़माना आया और जो यूट्यूब है, जो मोबाइल है जिसमें हज़ारों गेम्स बच्चे देखते हैं आज, तो उसके ताल्लुक़ से पूछा गया है कि सिर्फ टेलीविज़न देखना, मोबाइल पर दीगर तफरीह की चीज़ें जो हैं, वो जो छपा हुआ जो अदब बच्चों का जो एक ज़माने से एक रिवायत चली आ रही है कि मुतालिया करना, कुतुब बीनी करना, किताबें पढ़ना, तो उसके लिए एक चैलेंज है, एक ख़तरा है एक किस्म का तो तस्वुर किया जा रहा है लोग, और ख़ास तौर पर तलबा जो हैं वो किताबों से दूर होते जा रहे हैं। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? ये बच्चों इस सवाल में जो पूछा गया है, जैसे आज छपा हुआ जो अदब है, अखबारात हैं, जो किताबें हैं, वो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को आज टेलीविज़न और मोबाइल में ज़्यादा दिलचस्पी है। इस ताल्लुक़ से पूछा गया है। तो बच्चों एक शेर आप लोगों ने सुना होगा कि ये कागज़ की महक ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क़ की। इस तरह से कहा जा रहा है। तो बच्चों मुज़फ़्फ़र हनफी जवाब देते हैं कि टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन वगैरह सिर्फ अदब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रिंट मीडिया के लिए चैलेंज बने हुए हैं। अब प्रिंट मीडिया बच्चों किसे कहते हैं? तो इसमें तमाम छपी हुई किताबें, अखबारात जो हैं वो इसमें प्रिंट मीडिया में शामिल हैं, क्योंकि एक प्रिंट मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है जो हम नशर सैटेलाइट मसनूई सैयारों के ज़रिए जो टेलीविज़न पर जो नश्र किया जाता है जो प्रोग्राम वगैरह, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसे कहा जाता है। तो मुज़फ़्फ़र हनफी कहते हैं कि आपकी तशवीश यानी फ़िक्र दुरुस्त तो है। पिछले लोग यानी पिछले ज़माने के लोग कहते थे कि चोर को ही अगर हम मुहाफ़िज़ यानी निगहबान बना दें तो चोरियां रुक जाती हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए कि तदरीस और तालीम के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही से ज़्यादा गुंजाइश पैदा की जाए। और वो ज़माना अभी लॉकडाउन में अमली तौर पर सारी दुनिया ने देख लिया कि जब स्कूलें बंद, तालीमी अदारे बंद हैं, तो किस तरह से यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए तालीमी सिलसिला जारी है और साइंस की इन इजादात का एक अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। अगला सवाल पूछा गया है कि उर्दू अदब अतफ़ाल यानी बच्चों का जो अदब है, तो इसमें आपका यानी मुज़फ़्फ़र हनफी का हिस्सा क्या और कितना है? तो वो जवाब देते हैं कि नस्रों में, यानी जो असबाक का जो हिस्सा होता है, नस्रों में कहानियों के मेरे 3 मजमूए, तो मजमूए के नाम यहाँ पर दिए गया है कि नीला हीरा, बंदरों का मुशायरा और हलवा चोर। बच्चों की नज़मों के 6 मजमूए, खेल खेल में, नर्सरी के गीत और चटखारे मज़ेदार नज़में, और बच्चों के लिए बोल मेरी मैना शामिल हो यहाँ पर शामिल हैं और शाये हो चुके हैं, छप चुके हैं। इस तरह उन्होंने बताया कि मेरी कौन सी नज़में शामिल हैं। अब बच्चों अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि बच्चों का जो अदब है उसकी तरक्की के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इक़दामात करने चाहिए जो ज़रूरी हैं, ताकि हमारी नई नस्लों को भी गुज़िश्ता नस्लों की तरह बेहतरीन अदब पढ़ने को और देखने को मिले। ये सवाल यहाँ पूछा गया। तो मुज़फ़्फ़र हनफी कहते हैं कि बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने कहा है। बच्चों देखिए आखिरी जो सतर है, आखिरी जो लाइन है, उसमें आप लोग देखिए कि बच्चों के लिए लिखते वक्त मुसन्निफ़ को खुद बच्चा बन जाना चाहिए। यानी कि इससे मुराद ये है कि बच्चे क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, तो
बच्चों की वो ज़हनी सतह पर जाकर बच्चों के लिए मुसन्निफ़ को लिखना चाहिए, यानी बच्चों की नफ्सियात, बच्चों का बर्ताव सुलूक जो है, तो उसको बच्चों और मुसन्निफ़ का उससे वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अब नए सफ़े पर हम देखते हैं कि मुसन्निफ़ का मुतालिया, यानी जो बच्चों के लिए जो मुसन्निफ़ लिख रहा है, तो उसका अपना मुतालिया, मुशाहिदा और तजुर्बा जो है वो बहुत वसी हो, बहुत गहरा हो और मुतनव्वो हो, यानी कि वो ज़माने के साथ बदलता हो। मुतनव्वो यानी कि ज़माने उसमें लचक हो। वो तहरीर में बच्चों की दिलचस्पी का वाफर मवाद जो है, यानी कि बहुत ज़्यादा वाफर मवाद जो है मुहैया करे, यानी ज़्यादा हिस्सा शामिल करे, वहाँ पेश करे और ज़राफ़त से भरपूर काम ले। ज़राफ़त से काम ले बच्चों के लिए, यानी कि उसको लुत्फ़ अंदोज़ बनाए, मज़ा का पहलू उसमें शामिल करें। और कदीम जो लोक कहानियाँ होती थी, यानी कि लोक कहानी बच्चों से कहा जाता है जो अवाम में मकबूल हो जाए, अवामी ज़बान में हो, जैसे लोकगीत भी होते हैं। तो लोक कहानी और दास्तानों को दौर हाजिर की साइंसी इजादात से आमेज़ करके, यानी मिलाकर अदब तख्लीक किया जाए, यानी लिखा जाए। यानी कि क्योंकि आज साइंसों का ज़माना है, साइंस की तरक्की उरूज पर है, तो इसलिए वो कहते हैं तो अगर इस तरह किया गया तो कार आमद, यानी कि मुफीद नताइज नतीजे सामने आएंगे, बरामद होंगे। उर्दू में नर्सरी राइम्सों की सख्त तो कमी है, यानी बच्चा जब इब्तदाई उम्रों में होता है और वो जो अपनी आंगनवाड़ी और जो केजी जो स्कूलें हैं उसमें जाता है, तो उस वक्त तो बच्चों को अगर दिलचस्प नज़में और नसीहत आमोज़ कहानियाँ अगर मिल जाएं, तो वो ताहयात देरपा बच्चों के जहन पे नक्श हो जाती हैं। तो नर्सरी राइम्स की सख्त तो कमी है, लिखने वालों को इस तरफ मायल करना चाहिए। वो ऐसी नसीहत करते हैं और कहते हैं कि देखा जा रहा है कि ज़्यादातर असातिज़ा ही बच्चों के लिए नसीहतों की पोट जैसी कहानियाँ और नज़में लिखते हैं, और बड़े और मुस्तनद यानी जाने माने बहुत ही मोतबर शायरों और अदीबों की अदब अतफ़ाल की तख्लीक में शिरकत लाजमी है, यानी कि वक्त के ज़माने के मशहूर शोरा को, उदबा को बच्चों के लिए कहानियाँ और नज़में ज़रूर लिखना चाहिए। ऐसा मुज़फ़्फ़र हनफी ने यहाँ मशवरा दिया है। और बच्चों के लिए शायरी करने वालों के मुशायरे होने चाहिए। बड़ा ही अच्छा मशवरा है उनका कि बच्चों का भी मतलब बच्चों की शायरी के भी मुशायरे हों, जैसे बड़ों के लिए होते हैं। बच्चों के लिए लिखने वालों को टेलीविज़न और रेडियो पर ज़्यादा मौका फराहम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे टेलीविज़न देखते हैं। अब यहाँ पर जो अगला सवाल है कि उर्दू ज़बान के तलबा और तालिबात को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, देखो कितना अच्छा उन्होंने पैगाम दिया है, आप भी इसे ज़हन नशीन कर लें कि कामयाबी के लिए मेहनत, खूब मेहनत की ज़रूरत है, और कोई शॉर्टकट तलाश करना बेकार है। अब शॉर्टकट यानी कि कोई ऐसा मुख्तसर रास्ता कोई सोचे कि मैं मेहनत भी ना करूं और कामयाब हो जाऊं, तो ज़िंदगी इसका नाम नहीं है। क्योंकि आपने वो शेर सुना होगा कि नामी कोई बगैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार कटा कि तब नगी हुआ। तो हर नाकामी जो होती है वो आर्जी होती है। मुज़फ़्फ़र हनफी कहते हैं कि अगर आपने कोई सिमत तो कदम बढ़ाया और आपको नाकामी मिली, तो वो कुछ वक्तों के लिए, मायूस नहीं होना है, क्योंकि नाकामी आर्जी होती है। और यही नाकामी ज़्यादा कोशिश करने की नसीहत करती है। और अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बड़े मुनसिफ़ हैं, बहुत इंसाफ करने वाले हैं। जो मेहनत करता है उसका समर, उसका फल उसको ज़रूर देते हैं। अब यहाँ मुलाकाती ने आखिरी सवाल बच्चों जो पूछा है कि बच्चों के लिए लिखी गई अपनी कोई नुमाइंदा नज़्म, यानी कि अच्छी मुमताज़ मशहूर नज़्म जो है वो इनायत फरमाएँ। तो मुज़फ़्फ़र हनफी फ़ौरन कहते हैं कि लीजिए सुनिए, बड़ी दिलचस्प नज़्म उन्होंने कही है। आप किताब में आखिर में देखें, मुआनी व इशारात के जो ऊपर दिया गया है कि 10 रुपये फ़ी बोतल पानी, हक्का बक्का रह गई नानी। अपना बचपन याद किया तो अरजानी सी थी अरजानी, यानी सस्ताई का ज़माना था, सब हर चीज़ जो थी सस्ती थी। 12 आने शेर असली घी, शेर एक पैमाना हुआ करता था बच्चों, जो 1 किलो के आसपास हुआ करता था। तो सिर्फ वो 12 आने में इतना असली घी मिल जाया करता था।
और 11 आने तोला चांदी। आज कितना तोला चांदी है बच्चों, आप जानते हैं। तो इस तरह ये बताया गया है। और उसके बाद केले थे 2 पैसे दर्जन, चावल 5 आने पंसेरी। तो बच्चों ये और आगे इसी नज़्म में कहा गया है कि बाइस्कोप टिकट 1 आना। बाइस्कोप टिकट बच्चों आपने टेलीविज़न प्रोग्राम में देखा होगा कि एक शख्स गली मोहल्लों में आया करता था। ये स्क्रीन पर देखिए आप लोग, इस तरह वो बच्चों को किस तरह दिलचस्प तस्वीर कुछ पैसों में बताया करता था और बच्चे बड़े खुश हो जाया करते थे। तो बाइस्कोप टिकट 1 आना, 1 अठन्नी का पाजामा। स्कूलों में फीस नहीं थी और कॉलेज 2 रुपए महाना। नाना की तनख्वाह जो पूछी, कुल 45 रुपया निकली और 45,000 के लगभग पाते हैं अब्बू और अम्मी। तो बच्चों इस तरह हमने इस जो मुलाकात यहाँ पर आपसी गुफ्तगू, मुसाहिबा और इंटरव्यू का जो ये सबक है, इसको समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इस सबक की मश्की सरगर्मियाँ जो हैं वो देखते हैं।